वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द पार्ट 6 ऑफ जीके एमसीक्यू सीरीज। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन भी साथ रहने वाली है। जो भी एस्पिरेंट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ मिलकर भी तैयारी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए, साथ में एमसीक्यूज, टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन, टाइमली मोटिवेशन, सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट। इनमें से सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी है, इजी से ही स्टार्ट करेंगे हम। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी। गांधी अम्बेडकर पैक्ट, ये भी लगभग 31-32 के दौर में ही हुआ है। तो कम्युनल अवार्ड के बाद गांधी अर्बन पैक्ट हुआ था। तो यहाँ पर आंसर रहेगा विच इवेंट हैपेंड फर्स्ट। तो कामागट्टा मारो इंसिडेंट जो है ये हुआ था 1914 में। तो आंसर आपका डी रहेगा। करेक्ट सीक्वेंस आपकी यहाँ पर इस तरीके से बनती है: कामागट्टा मारो इंसिडेंट, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कम्युनल अवार्ड, गांधी अर्बन पैक्ट। मैं थोड़ा सा याद करवा दूँ, पूरी हिस्ट्री नहीं यहाँ पर पढ़ाने वाला मैं, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ आपको। कामागट्टा मारो इंसिडेंट 1914 की बात है। एक जैपनीज शिप के बारे में आपको याद आ रहा होगा, आप अगर आपने वीडियो देखी और नोट्स अच्छे से पढ़े हैं। जैपनीज शिप थी जो कैरी कर रही थी इंडियन माइग्रेंट्स को, विच वाज डिनाइड टू एंट्री इनटू द कनाडा से जाने से वो उनको डिनाई किया गया था ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी इमिग्रेशन लॉज की वजह से। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1971 में होती है लंदन में, टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहले में तो आपको पता है कोई गया नहीं। सेकंड में महात्मा गांधी अटेंडेड बाय महात्मा गांधी एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट इज़ फेल्ड मैनली ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट ऑन द माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव इशू पे डिसएग्रीमेंट हो गया, जिसकी वजह से ये एक किस्म से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल रही थी। और कम्युनल अवार्ड डिक्लेरेशन की बात करें 1932 में अनाउंसमेंट किया गया, किसके द्वारा? पीएम के जो ब्रिटिश पीएम थे रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा ये अनाउंस किया गया। प्रोवाइडेड द सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर माइनॉरिटीज़ इंक्लूडिंग द डिप्रेस्ड क्लासेस, दलित के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड का कंसेप्ट लाया गया कम्युनल अवार्ड में। इसी की वजह से आपको पता है गांधी जी ने इसको स्ट्रांगली अपोज किया था। फिर इसके बाद लेटर ऑन इसी वजह से ही गांधी अर्बन पैक्ट हुआ, जिसमें एग्रीमेंट था ये गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में, विच रिप्लेस द इलेक्ट्रोड। इनका यही कहना था कि जो सेपरेट इलेक्ट्रोड थे इसको ख़त्म करके रिजर्व सीट्स रखी जाए, जॉइंट इलेक्ट्रोड ही रखें लेकिन रिजर्व सीट उसमें रखी जाए। तो ये चीज़ लाई गई थी गांधी अर्बन अम्बेडकर पैक्ट के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज इन इट्स लाहौर सेशन। बताओ जी। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट। ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन, इज आर नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया था पूर्ण स्वराज इसके लाहौर सेशन में। जवाहरलाल नेहरू वाज प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन। यहाँ पर डेट भी दी 1929 के लाहौर सेशन का, जवाहरलाल नेहरू इसमें प्रेसिडेंट बने थे पहली बार। तो ये दोनों स्टेटमेंट से बताओ कौन सी सही है। तो बता दें आपको यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर क्या रहेगा? नॉट करेक्ट है पूछा गया, तो नीदर वन नॉर टू, दोनों नॉट करेक्ट, मतलब कोई भी इनमें से गलत नहीं है, दोनों सही है। तो आंसर इसका नीदर वन नॉर टू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज आल्सो नोन एज। 1857 की जो बगावत थी इसको क्या कहा जाता था? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या इसको दूसरा नाम था, या सिपाही मिटूनी कहते थे, या इंडियन रिबेलियन कहते थे, या फिर सभी ये दूसरे नाम है? ये सारे तीनों नाम रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबोव। ये तीनों नाम थे। रिवॉल्ट 1857 को वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सिपाही मिटूनी, इंडियन रिबेलियन भी कहा जाता था। आपको बता दें फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है रिवॉल्ट 1857 को भाई वी.डी. सावरकर के द्वारा, और सिपाही मिटूनी इसको ब्रिटिश हिस्टोरियन और ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे इन्होंने कहा था इसको। ये जो 1857 की बगावत थी इसको सिपाही मिटूनी कहा, और इंडियन रिबेलियन जो अदर कुछ मॉडर्न हिस्टोरियन थे उन्होंने इसको इंडियन रिबेलियन कहा। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी अगर आपने अच्छे से सुना, समझा है, पढ़ा है क्या है, तो आई होप आप आंसर कर पाएंगे। वीडियो रोक कर आप आंसर कर लो, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई 1 और 2 स्टेटमेंट, इनको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। एक करेक्ट है, 2 करेक्ट है, या कोई भी करेक्ट नहीं है, बताना आपने। पहली स्टेटमेंट कह रही इट वाज एन एनेक्सेशन पॉलिसी फॉलोड वाइडली बाय द लॉर्ड डलहौसी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने लाया? ये पॉलिसी किसने लाई? डलहौसी ने लाई। यस, ये ऑप्शन सही है। अंडर दिस पॉलिसी प्रिंसली स्टेट जो भी थे दैट वाज अंडर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, where the ruler did not have the legal male hire would be annexed by the company.
तो ये स्टेटमेंट जो है, अगर कोई राजा, प्रिंसली स्टेट का कोई राजा है, उसकी कोई औलाद नहीं है, कोई लीगल बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो उस केस में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले जाएगा वो जो राज होगा, अगर डेथ हो जाती है उस राजा की। तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो दोनों पार्ट सही हैं, स्टेटमेंट सही, आंसर रहेगा बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। थोड़ा ब्रीफली मैं आपको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में बता दूं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप जो है लॉर्ड डलहौसी के दौर में, लगभग ये हम कहेंगे 1848 से 56 के बीच में ये रहे हैं। 1848 से 56 के बीच में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी चली। इसके अकॉर्डिंगली क्या होता था कि अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इफ़ अ रूलर ऑफ अ प्रिंसली स्टेट, कोई प्रिंसली स्टेट का राजा जो था, अंडर द प्रिंसली स्टेट का राजा, लेकिन वो जो प्रिंसली स्टेट है वो अंडर द कंट्रोल इसके ही है, अपना कंपनी के कंट्रोल में है, कंपनी कंट्रोल के, डाइड, अगर वो मर जाता है विदाउट द नेचुरल लीगल मेल हियर होता है औलाद, बियोलॉजिकल सन, जैसे अडॉप्टेड सन की बात नहीं, बियोलॉजिकल सन, उसकी कोई औलाद नहीं है, तो राजगद्दी जो है किसके पास चली जाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली जाएगी। अडॉप्टेड सन वर नॉट रिकॉग्नाइज एड हेयर, ये आपने याद है, यहाँ पर नहीं है कि अडॉप्टेड सन हो तो चलेगा, उसको राजगद्दी मिल जाएगी। मेजर स्टेट जो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने हड़पी थी वो थी आपकी सितारा, झांसी, नागपुर। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन अभी जीके एसएसबी का लेवल थोड़ा बढ़ गया, मैं पहले कह रहा हूँ, वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछती है। अब इस तरीके से थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन बनाने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है, फिर भी मैं बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस उसी तरीके से की जाए जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप जीके एसएसबी। सिंपल अगर 1 लाइनर क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूँ, तो अगर पेपर में आपको सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप पेपर नहीं दे पाओगे, इसीलिए प्रैक्टिस वही करनी है जो आएगा पेपर में। विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल आर्मी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहन सिंह एट सिंगापुर, बताओ जी। दूसरा है द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो वाज गिवन बाई, दिल्ली चलो जो स्लोगन था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, बताओ कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो राइट आंसर रहेगा बोथ 1 और 2 करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आपको बता दूं इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो इनिशियली जो फॉर्म होती है मोहन सिंह के द्वारा, बाद में मानते हैं हम सुभाष चंद्र बोस के पास लीडरशिप चली गई थी इसकी, लेकिन इनिशियली जो फॉर्म ये बनाई गई इंडियन नेशनल आर्मी मोहन सिंह ने बनाई थी सिंगापुर में। इसमें जापान का भी सपोर्ट रहा है, जापान की जो आर्मी थी उसका भी सपोर्ट रहा है। लेटर इट इज़ लेड बाई सुभाष चंद्र बोस, और बाद में ही सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली जीके एसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सी गोपालाचार्य लेड द साल्ट सत्याग्रह इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको पता है जब साल्ट सत्याग्रह चली ना, जो डांडी मार्च हुई साबरमती से डांडी तक, जो मार्च चली थी गांधी जी ने चलाई 72 साथ में फॉलोअर्स लेकर साल्ट लॉ को तोड़ने के लिए। दूसरी तरफ साउथ साइड में सी राजगोपालाचार्य ने भी इंस्पायर होकर साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट की थी और एक मार्च चलाई थी। वो साल्ट सत्याग्रह कौन सी स्टेट में? तो यहाँ पर तमिलनाडु आंसर रहेगा। अगर आपको समझ नहीं आया आपको यहाँ पर बता दें, सी राजगोपालाचार्य ने साल्ट सत्याग्रह तमिलनाडु में स्टार्ट की थी। ही स्टार्टेड द फेमस वदियारम साल्ट सत्याग्रह, इसको कहा गया था, 1930 में स्टार्ट की थी। फ्राम तिरुचिरापल्ली से लेकर वदियारम तक ये चली थी ये मार्च। ये इंस्पायर बाय डांडी मार्च, जो डांडी मार्च गांधी जी ने स्टार्ट की थी उसी से इंस्पायर होकर सी राजगोपालाचार्य ने भी एक साल्ट सत्याग्रह चलाई थी। इट वाज द साउथ इंडियन काउंटर पार्ट ऑफ डांडी साल्ट मार्च। जो डांडी मार्च हुई थी ना साल्ट लॉ को तोड़ने के लिए, उसी का साउथ काउंटर पार्ट हम समझ लो, साउथ में ये स्टार्ट हुई थी जो सी राजगोपालाचार्य ने स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। राइट आंसर यहाँ पर रहेगा फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। कुछ और पॉपुलर नाम यहाँ पर निकनेम या टाइटल्स आपको मैं बता दूं, कुछ पॉपुलर, जैसे कि फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, पंजाब केसरी लाइन ऑफ पंजाब लाला लाजपत राय को कहते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं, और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। पहली बार जो भूख हड़ताल गांधी जी के द्वारा स्टार्ट की गई वो कौन से मूवमेंट के बाद? अहमदाबाद स्ट्राइक के बाद, रोलाट सत्याग्रह के बाद, नान ऑपरेशन के टाइम में, या बरदौली सत्याग्रह के टाइम में?
तो आपको बता दें जब गांधी जी 1915 में वापस आए इंडिया में, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद आपका जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक गांधी जी के द्वारा स्टार्ट की गई। तो आंसर यहाँ पर रहेगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल इंडिया हरिजन संघ ऑल इंडिया हरिजन संघ वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई महात्मा गांधी इन द ईयर, कौन से साल में ऑल इंडिया हरिजन संघ महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। देखो यहाँ पर आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये कुछ डेट्स आपने याद रखनी, सारी नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। तो 1932 में स्टार्ट किया था ऑल इंडिया हरिजन संघ महात्मा गांधी ने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नज़र लगा लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ऑल इंडिया हरिजन संघ जो है वो इस्टेब्लिश किया गया महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में। हरिजन भी स्टार्ट किया, हरिजन न्यूज़ वीकली न्यूज़पेपर भी महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया 1933 में। ये आपने याद रखना, हरिजन वीकली न्यूज़पेपर और ऑल इंडिया हरिजन संघ, दोनों चीज़ें महात्मा गांधी। और इसके साथ साथ यंग इंडिया एक जर्नल है जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था महात्मा गांधी 1919 में, ये पहले स्टार्ट कर दिया था यंग इंडिया। तो ये तीनों याद रखना है, ऑल इंडिया हरिजन संघ, हरिजन वीकली न्यूज़पेपर और यंग इंडिया जर्नल। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म बाई A.O. ह्यूम, ये हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है, 1885, सिंपल है ये। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जी.के. गोखले ने 1905 में स्टार्ट किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की रिसेंटली JKSSB ने पूछा, फॉरवर्ड ब्लॉक पे रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया, स्टेटमेंट वाइज ही था लेकिन ये पॉइंट पूछा गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है किसने बनाया, फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस 1939 में। गदर पार्टी आप सबको पता है, लाला हरदयाल और कुछ आदमी और भी थे 1913 में। होम रूल लीग जो है इनिशियली स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक 1916 में। एनी बेसेंट पब्लिश किया न्यूज़पेपर न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। एंड यहाँ से 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ से न्यूज़पेपर एनी बेसेंट के न्यूज़पेपर कौन सा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। बाल गंगाधर तिलक का न्यूज़पेपर याद रखना है केसरी, जो कि मराठी में लिखी गई है, और मराठा जो कि इंग्लिश में, उल्टा याद रखना, मराठा मराठी नहीं, मराठा इंग्लिश, केसरी। आपको पता है केसरी और मराठा न्यूज़पेपर बाल गंगाधर ने स्टार्ट किया और रिसेंटली पूछा गया था लैंग्वेज के ऊपर किस में लिखी गई है, तो केसरी मराठी में लिखी गई है और मराठा इंग्लिश में लिखी गई है। चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाती है। चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी रोक देते हैं, और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1922, 5 फरवरी 1922। 1857 की बगावत आपने पढ़ी है, तो इसका मेन काज क्या है, ये 1857 का रिवॉल्ट क्यों स्टार्ट हुआ। एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से जो स्टेट्स एनेक्जर की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्या वो कारण था। इंट्रोडक्शन ऑफ इन फील्ड राइफल में जो कार्ट्रेज का वो मसला था, आपने पढ़ा ही है डिटेल से। हैवी टैक्सेशन इशू था। तो आपको बता दें जो राइट आंसर रहेगा इसका ऑल ऑफ द अबोव, ये 3 या इसके अलावा और बड़े मेजर काज थे। क्वेश्चन नंबर 12, द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वेयर द डिमांड ऑफ स्वराज वाज फर्स्ट मेड हेल्ड एट। देखो स्वराज जो है ना, ये पहले स्वराज या स्वदेशी मूवमेंट, इस तरीके की जो डिमांड या मूवमेंट स्टार्ट कब हुई है, ये स्टार्ट हुई है जस्ट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये स्वराज डिमांड स्वराज के लिए सबसे पहले कब उठी है, स्वदेशी मूवमेंट के स्टार्ट होने के टाइम में कलकत्ता सेशन जो 1906 में होता है, तब से ही स्टार्ट हो गई थी। लखनऊ पैक्ट, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जुड़ जाते हैं, ये ऐसा पैक्ट है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग रीयूनाइट करते हैं। एक तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 पार्ट हुए थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेस्ट, वो भी जुड़ जाते हैं, और पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों भी साथ में जुड़ते हैं। ये इस तरीके का जुड़ने वाला पैक्ट है। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1916 में, 1916 में। नंबर 14 आपके सामने है, मैच द फॉलोइंग बैटल विद द करेक्ट डेट्स। कॉलम ए में बैटल दिया है, कॉलम 2 में डेट्स। अब थोड़े से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको पूरी हिस्ट्री रिवाइज करवा देगा, थोड़ा ध्यान से आपने पढ़ना है। देखो मैंने आपको एटलीस्ट कहा था 2-3 ऐसी बैटलें हैं, उसकी डेट्स याद रखनी है, जहाँ से जैसे बैटल प्लेस है, जहाँ से अंग्रेज़ों का राज ही स्टार्ट होता है। बैटल प्लेस और बक्सर 2 ऐसी जंगें हैं जो अंग्रेज़ जीते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और अंग्रेज़ों का राज वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो बैटल ऑफ प्लेस से अगर आपको, अब कहोगे यार थोड़ा टफ हो गया क्वेश्चन, 1-2 आपको आती है, मुझे बताओ। बैटल प्लेस से तो आपको आनी चाहिए, 1757 में हुई थी। 1 और 2 आपका 2 ऑप्शन में है, 2 आपके यहीं से एलिमिनेट, 50-50 आपका एक ही पॉइंट पे आ जाता है। 1 पॉइंट आने से 50 आपके 2 ऑप्शन पहले बाहर निकल गए। अब बैटल ऑफ बक्सर एक इंपॉर्टेंट बैटल है, जो कि 1700 मैंने कहा 57 में प्लस से हुई, तो 1764 में बक्सर हुई थी। डी का 1 दोनों में है, तो थोड़ा मुश्किल आपको हो गया। अब यहाँ पर बैटल ऑफ वैंडीवाश जो है ना, ये देखो मराठा वार लंबी चली है ना, मराठा वार लंबी चली है, एंग्लो मराठा वार जी, तो वो 1775 से 82 तक चली है। सी का 3, तो आंसर आपका मिल गया है, डी का 1 है अपना। वैंडीवाश 60 में हुई है, ठीक है। वैंडीवाश किस में हुई थी, किसके बीच में, फ्रेंच और अंग्रेज़ों, और दोनों अंग्रेजी थे, फ्रेंच और
ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। बाकी तो यहाँ पर मराठा के बीच में बगजर ये तो अपनी है, अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 15 रिगार्डिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट आपने पढ़ा है और अच्छे से ही पढ़ना हर एक इवेंट को। अब आप मुझे बताओ क्विट इंडिया मूवमेंट के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। लॉन्च इन अगस्त 1942, यस सही है। स्लोगन डू और डाई का इसी दौर में दिया गया गांधी जी के द्वारा, यस ये भी सही है। इट वाज सपोर्टेड बाय मुस्लिम लीग और लीडर वर अरेस्टेड अंडर द ऑपरेशन जीरो के तहत लीडर्स को जीरो आर के तहत अरेस्ट किया गया, ये बात सही है। लेकिन मुस्लिम लीग ने सपोर्ट नहीं किया था यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट को। आंसर यहाँ पर रहेगा सी, विच इज़ इनकरेक्ट, सी ऑप्शन ही है, आंसर सी रहेगा। थोड़ा सा ट्रिकी और टफ क्वेश्चन यहाँ पर रख रहा हूँ मैं आपके लिए। रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट और यहाँ पर इसके एसोसिएटेड जो केस हुए हैं, बम केस हैं जो भी, वो आपने देखना है। वीडियो पॉज करके आंसर कर दें, फिर मैं बताता हूँ। आई होप आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। तो आपको बता दें, खुदीराम बोस का जो केस था वो था मुजफ्फरबाद बम केस, और बिंदु घोष वाला केस था अलीपुर बम केस। भगत सिंह वो जो असेंबली पे बम थ्रो किया था 3 बंदों ने, उनमें भगत सिंह था। और इसके बाद रास बिहारी घोष का जो वाइस राय पे हार्डिंग पे बम अटैक किया था रास बिहारी घोष ने। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड होकर हिस्ट्री पढ़ो तो कहानियाँ समझ आएंगी। तो सीधा सीधा ये 1 का 2 ऐसे करके, तो इसका आंसर बनता है इस हिसाब से ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 आपके सामने है। अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वेरी इंपॉर्टेंट। 1919 1935 के दोनों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर भी ढूंढनी है। 1935 एक्ट के तहत प्रोविजनल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया, डीआरकी को इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंसेस में। ये स्टेटमेंट के बारे में बचा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इसी दौर में इसी एक्ट के आया, और फेडरल कोड भी यही इसी एक्ट के तहत बनाया गया। लेकिन जो इंट्रोड्यूस डीआरकी इन प्रोविंस है ये 1919 के एक्ट के दौरान है। यहाँ तो एबॉलिश किया था डीआरकी को प्रोविंस में, इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया, एबॉलिश किया था 1935 में। तो आंसर इसका सीधा इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ रही है, तो बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में मैच द कॉलम है। यहाँ पर कुछ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह या प्लान दिया है, दूसरी तरफ रिजल्ट दिया है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड कौन सा ऑप्शन होगा? 1 2 3 4 बताओ। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। पूना पैक्ट की बात करें तो पूना पैक्ट सेपरेट एंड द सेपरेट इलेक्ट्रोड डिप्रेस क्लासेस के लिए के जो सेपरेट इलेक्ट्रोड इसको ख़त्म किया। गांधी एरविन पैक्ट जो हुआ। वेवल प्लेन इट इज़ सेड टू बी द पोस्ट डेटेड चेक क्रिप मिशन इंटरिम गवर्नमेंट प्रपोजल। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। ए का 4 आंसर यहाँ पर सीधा सीधा निकल आता है डी, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। यहाँ पर आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, कॉलम 1 और कॉलम 2 यहाँ पर मूवमेंट और इमीडिएट काज। स्वदेशी मूवमेंट, यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट रिलेटेड है किसके? यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साल्ट लॉ जब तोड़ा था तो सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हुई थी, डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जलियांवाला बाग और लॉट एक्ट के बाद ही स्टार्ट होती है। क्विट इंडिया, फेलियर ऑफ क्रिप मिशन। तो ये सीधा सीधा आपका 1 का 2 2 का 2 ऐसे करके, तो आंसर इसका रहेगा ए। आंसर आप पहले खुद देख लिया, ढूंढ लिया करो वीडियो रोककर, फिर मैं आपको आंसर, ऐसे आपके लिए इजी हो जाएगा। आप सुनोगे तो फिर इजीली आप आंसर निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 20, डू और डाई स्लोगन फेमस गिवन बाई। तो ये तो पता ही आपको, महात्मा गांधी ने दिया क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट और लूँगा, जल्दी से नज़र लगा लो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन है। जय हिंद किसने कहा? स्लोगन किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये 3 याद रखना है सुभाष चंद्र बोस के। करो या मरो, डू और डाई, ये जो महात्मा गांधी जी का स्लोगन है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद, ये टर्म जो इनकलाब जिंदाबाद हज़रत मोहानी ने दिया है, लेकिन इसको जो स्लोगन गाया गया या पॉपुलराइज किया गया भगत सिंह के द्वारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल का स्लोगन है। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक का है। साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय ने जब प्रोटेस्ट चल रही थी साइमन कमीशन जो 1927 में, उसके खिलाफ तब दिया था। जय जवान जय किसान जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने दिया है। तो ये आपने स्लोगन्स इंपॉर्टेंट है जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने मोस्टली दिए हैं, तो ये याद रखनी है आपको। अब बहुत सारे एस्टूडेंट कमेंट नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ कमेंट करना है। जस्ट आपने लिखना है 18 19 17 15 जो भी आपके स्कोर आ रहे हैं, जस्ट वो टाइप कर देना है और वीडियो को लाइक करना है। इतना सा काम करने के आपको बोल रहा हूँ। अगर हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल एक अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाए। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करवाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि कंटेंट ऐसे बेकार सो कॉपी इधर उधर से उठा कर, ये नहीं है।
एक एक पॉइंट, इंडिविजुअल पॉइंट को अच्छे से तैयार किया गया। हर एक सिलेबस के, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के अच्छे से नोट, अपडेटेड नोट्स बनाए गए हैं और वीडियो लेक्चर्स में सब चीज़ें आपको अपडेटेड मिलेंगी और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगी। व्हाट्सएप नंबर सामने है। जेके एसएसबी के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट फाइनेंस, अकाउंटेंट या सब इंस्पेक्टर किसी भी एग्जाम की, तो इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।